देखो इसमें स्ट्रिंग का न्यूटन लॉ टेंशन का न्यूमेरिकल ले रहे हैं। इसमें एल लेंथ की एक स्ट्रिंग ये है, दूसरी भी एल लेंथ की है, दोनों को एक ही पॉइंट से बांधा गया है। यहाँ पर एम मास बांधे हैं, यहाँ भी एम मास बांधे हैं। इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज एक साथ दे दिया गया है। अब ये स्ट्रिंग ऐसे ही रहेगी या इसके ओरिएंटेशन में कोई चेंज आएगा? तो देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो दोनों पे फोर्स लगेगा, इस पर दाएं और इस पर बाएं। कूलम्ब का फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, तो दोनों दूर हटेंगे। तो कुछ देर बाद ये स्ट्रिंग यहां से वर्टिकल से कुछ एंगल में जाके रुकेगी। तो अब कुछ देर बाद इसका शेप ऐसा होगा, ये हो गया वर्टिकल, कुछ रस्सी ये वाली इधर जाएगी, कुछ ये, दोनों बराबर एंगल जाएंगे क्योंकि दोनों पर लगने वाले फोर्स सब बराबर है। तो ये हो गया पहला वाला मास यहाँ, दूसरा वाला मास यहाँ, ये भी थीटा एंगल घूम गया है और ये भी थीटा एंगल घूम गया है। अब आप बताइए, ये स्ट्रिंग की लंबाई तो एल ही रहेगी, इसका वेट mg ही रहेगा, यहां भी mg रहेगा, इस पर इधर टेंशन T लगेगा तो इस पर भी T लगेगा, और ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल भी करेगा। तो ये इसको रिपेल करेगा दाएं F और ये इसको रिपेल करेगा बाएं F। सही है? तो ये रिपल्सिव फोर्स आ गया। तो अब ये कहीं एंगल पे कहीं जाके रुकेगा, ये भी कहीं जाके रुकेगा। अब वर्टिकल से कितना एंगल स्ट्रिंग एंगल बना रहे हैं ये बताना है। तो इसको कैसे पता करोगे? एक तो तुमको फोर्स पता करने के लिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। तो ये O, ये A और ये B, और ये वाला मिडिल पॉइंट मान लो C। चलो बताओ, ये थीटा है, ये वर्टिकल बनाओ, ये भी थीटा होगा। इस T का इधर कंपोनेंट आएगा T cos थीटा, इधर आएगा T sin थीटा। देखो पहले वाली बात है, T sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी? F। तो T sin थीटा बराबर F, T cos थीटा बराबर mg। अब दो इक्वेशन बन गई, दोनों को डिवाइड करो, T कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू F अपॉन mg। जरा इस F की वैल्यू बताओ। तो देखो F की वैल्यू के लिए आपको ये दूरी पूरी चाहिए। तो देखो ये थीटा है, ये CB है और ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है ये वाला। तो इसमें sin थीटा लगाओ, तो sin थीटा लगाओगे तो sin थीटा इक्वल टू CB अपॉन L। तो यहां से CB आ जाएगा, CB इक्वल टू L sin थीटा। तो ये दूरी आई L sin थीटा, ये भी L sin थीटा होगी, ये L sin थीटा आई तो ये भी L sin थीटा होगी, और पूरी दूरी हो जाएगी 2L sin थीटा। तो जब फोर्स निकालोगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ये वाला इंटू Q स्क्वायर अपॉन 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी 4L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो आप ये F की वैल्यू यहां लिख सकते हैं, थीटा में, M में, Q में रिलेशन आ जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है? समझ में आया ना? ठीक। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मैं आपको सवाल दिया था उसको आप लोग लगाए, आपको समझ में आया होगा। अब उसी पर बेस्ड एक सवाल दे रहा हूं, इसका आंसर सब लोग बताओ। तो जो मीडियम वाला एक सवाल था वो वाला देखो, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, यहां से यहां तक की दूरी में ये तो AL है, AL R दूरी तक है। उसके बाद अगले R में K बराबर 4 है, यानी यहां एक मीडियम बना हुआ है जिसका K 4 है, और अगले R में, इस वाले में K बराबर 9 बना हुआ है, यानी यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस 3R है, R R R
लेकिन यहाँ पे एयर है जिसका K1 है, यहाँ पर कोई और मीडियम है जिसका K4 है, और यहां से यहां तक r दूरी में K बराबर 9 है। मुझे बताओ इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। कल मैंने एक सवाल दिया था मीडियम वाला, क्या? हाँ बोलो बोलो। सही समझ में नहीं है तो लगा रहे सवाल आ नहीं रहा। ठीक ठीक, फिर से बता देना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो चार्ज के बीच मीडियम अलग अलग हो, क्या? अगर हाँ मीडियम अलग अलग हो, तो जब तक आप सारा मीडियम सेम नहीं करोगे तब तक आपका न्यूमेरिकल आएगा नहीं। हाँ बोलो, क्योंकि आप फॉर्मूला जो जानते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उस आर स्क्वायर में हर जगह मीडियम सेम होना चाहिए। तो देखो ये एयर है, पहले आर दूरी में एयर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे आर में एयर नहीं है, K बराबर 4 है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रूट के, क्या? रूट के और इंटू ये दूरी r अगर आप कर देंगे तो वो जो K वाला मीडियम है वो रिप्लेस हो जाएगा एयर में। कहां रिप्लेस हो जाएगा? रूट के इंटू आर कर देंगे तो एयर में रिप्लेस हो जाएगा। क्या आप ये बात समझे? जो ये के दिया है उसकी जगह रूट के इंटू आर कर देंगे तो ये दूरी जो नई वाली आएगी वो एयर में आ जाएगी। यानी के बराबर 4 का आर दूरी और के बराबर रूट के इंटू आर का एयर, दोनों आपस में बराबर फोर्स से जनरेट करेंगे। तो मुझे बताओ यहां पर के कितना है? 4। रूट 4 कितना होता है? तो रूट 4 इंटू आर, रूट 4 होता है 2, तो 2r हुआ। तो ये जो r है ये r बदलकर आप मानेंगे 2r, और ये मीडियम क्या मानेंगे? एयर। अब यहाँ पे एयर आ गया, और एयर K1 होता है तो ये भी एयर हो गया, ये भी एयर हो गया। अब ऐसे जल्दी बता दो ये वाला कितना होगा? हाँ K बराबर 9 लिखे हैं, 3r। तो ये वाला जो K बराबर 9 है ये हो जाएगा 3r। अब बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानोगे? अब तो पूरा एयर हो गया ना। अब बताओ ये r, ये 2r, ये 3r, जोड़ो सबको। r 2r 3r जोड़ो, 6r आया। तो तुम्हारा फोर्स आएगा Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन 6r का होल स्क्वायर। और चूंकि एयर है सब जगह तो यहाँ कांस्टेंट लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर करके 1। तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 6r का होल स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 36r स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? तो अगर मीडियम बदल रहा होगा, अगर मीडियम बदल रहा होगा तो आप कैसे फोर्स निकालेंगे? आपको बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो एक टॉपिक होता है इंडक्शन। क्या क्या होता है? हाँ, तो इंडक्शन को समझ लीजिए थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। गांव शहरों में इसका बहुत एप्लीकेशन है इंडक्शन। जैसे आपको अगर याद हो, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा प्लस आई इंडक्शन, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट पढ़ा है? इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट नहीं पढ़े होगी जाने दो, तो अभी आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। इंडक्शन क्या होता है? देखो जैसे मान लो ये कोई स्फीयर है, क्या है ये? कोई मेटेलिक स्फीयर है। क्या है भाई ये? कोई मेटल का बना हुआ मेटेलिक स्फीयर, यानी ये मेटल का बना हुआ है, इसका मतलब ये कंडक्टिंग है। बोलो सही बात? हर मेटल कंडक्टिंग होता है, बोलो सही बात? जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, हाँ, तो किसी मेटल का बना हुआ है। ये स्फीयर किसका बना हुआ है?
ये स्फीयर किसका बना हुआ है? बोलो। हाँ, किसी मेटल का। अब ध्यान देना, किसी भी सब्सटेंस पर नॉर्मल कंडीशन में कितने चार्ज होते हैं? 0। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। इस पर कितना चार्ज है? 0। इस पर कितना चार्ज है? इस पर कितना चार्ज है? 0। और इसके अंदर जाके देखोगे तो आप जानते हैं ये कंडक्टिव मटेरियल है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट होंगे। मतलब बहुत, देखो जो मेटल होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा कम होते हैं। फिर सुन लो, किसी मेटल में यानी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, सेमी कंडक्टर में कुछ कम होते हैं और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा कम होते हैं, लगभग 0। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो देखो इसके अंदर नेट चार्ज 0 है और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहां बिखरे हुए हैं ऐसे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उतने पॉजिटिव आयन भी है। तो इस पर नेट चार्ज 0 में पॉजिटिव आयन नहीं बना रहा हूं। जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उतने पॉजिटिव आयन भी है, तो नेट चार्ज 0 है। बोलो ये बात समझे? जैसे एग्जांपल लेके बता दें, अगर सोडियम का ये मेटल बना हुआ है तो सोडियम 11 होता है, 2 8 1, तो एक इलेक्ट्रॉन जो इसने रिलीज किया उससे बना Na+ और ये इलेक्ट्रॉन अलग हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और इसका पॉजिटिव जोड़ो तो नेट चार्ज 0 आया। बस इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इसके अंदर घूमता रहेगा। Na+ सॉलिड में आप जानते हैं लैटिस में एक जगह बंधा रहता है, तो Na+ जो है सॉलिड है वो बंधा हुआ है, चल रहा है ये इलेक्ट्रॉन। बोलो ये बात समझ में आई? क्यों भाई, ये क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, और ये पॉजिटिव आयन Na+ जो इसमें है वो मैं बनाया नहीं हूं, लेकिन दोनों की संख्या बराबर है, नेट चार्ज 0 है इस पर। बोलो भाई ये बात ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? सुनाई दे रहा है? सीरीज, क्या ये बात समझ में आई? हाँ, तो किसी मेटल पर नेट चार्ज कितना होता है? 0। समझ में आया ये? अब सुनो, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब मैंने इसके बगल में एक +Q चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? इसके बगल में +Q चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अंदर के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड करता है ये कितना स्ट्रांग है, लेकिन जो भी इसकी ताकत होगी उसके हिसाब से कुछ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस सरफेस पर जो इसके बगल में है यहां पर थोड़े से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे। बोलो सही? सही है? ये जो इलेक्ट्रॉन यहां कलेक्ट हुए हैं वो इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन से आए हैं, ठीक? और अगर यहां इलेक्ट्रॉन आ गया है तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई भैया। अगर यहां इलेक्ट्रॉन इधर से यहां आ गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ, इसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव इधर बन गया और थोड़ा सा इधर पॉजिटिव बन गया ना, यानी ये वाली जो सरफेस है ये वाली, ये नेगेटिव हो गई थोड़ी सी, और ये वाली जो इधर वाली है थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई। बोलो सही? अब बताओ, अगर मैं इस चार्ज को, इस वाले चार्ज को यहां से हटा दूं, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो ये प्लस माइनस का अट्रैक्शन मिलकर फिर से नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह।
अगर मैं इस प्लस क्यू को हटा दूं तो ये माइनस ए प्लस का जो अट्रैक्शन है उससे फिर से पहले नॉर्मल वाली स्टेट में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बोल लीजिए या सिंपल बोलिए इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन का इंड्यूस होना, एटम का इंड्यूस होना, मतलब इसका चार्ज थोड़ी देर के लिए डेवलप हो जाना, जो कि इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, दिस इज टेम्पोरेरी इफेक्ट। ये अस्थायी प्रभाव है, दिस इज अस्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव का मतलब ये तभी तक रहेगा जब तक ये रहेगा। अगर इसको हटा दोगे तो ये अट्रैक्शन हट जाएगा, माइनस प्लस मिलकर फिर से न्यूट्रल हो जाएगा पहले की तरह, ठीक। और अगर यहां पर नेगेटिव रहा होता तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता, तो इधर आता नेगेटिव, ये सरफेस हो जाती है नेगेटिव, और यहां इलेक्ट्रॉन हट गया तो ये हो जाती पॉजिटिव, और इसको फिर हटा देते तो फिर से न्यूट्रल हो जाता। तो इस चार्ज के आने से इसका एक सरफेस नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाना, इस फिनोमेना को बोलते हैं इंडक्शन, प्रेरण। और ये अस्थायी प्रभाव है। बोलो ठीक है, प्रिया समझ में आ रहा है? ठीक, तो इतना आप लोग पढ़ेंगे। अब कल मिलते हैं, इतना पढ़ के रेडी रहिएगा। न्यूमेरिकल भेज दूंगा अभी मैं कूलाम खुला के न्यूमेरिकल भेज दूंगा जो आपको पढ़ाया उस टॉपिक का, ठीक। अलग अलग वीडियो वाला कुछ, हाँ वो बना के भेज दूंगा अभी, ठीक है। अभी उसको बना के रात में भेज दूंगा, आराम से लगाना, ठीक। बाय बाय।